नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिप्रेरणा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से हमने जाना कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत आपके सुपर टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं, उन सभी सिद्धांतों के बारे में, उन सभी 12 सिद्धांतों के बारे में मैंने आपको बताया कि अगले कुछ क्लासेस के माध्यम से हम इन 12 सिद्धांतों को डिटेल में स्टडी करेंगे। और लास्ट क्लासेस में हमने एक सिद्धांत कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक आपके फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग थे, तो उनको हमने डिटेल में जाना। आज की क्लास में हम जानेंगे अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांतों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो ये है कि अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी कि अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है, इसके प्रतिपादक कौन है, इनको डिटेल में जानेंगे। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके टेट एग्जाम्स में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और लास्ट टाइम 69,000 में इस सिद्धांत से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, इसलिए चांसेस है कि इस बार यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिले। और टेट एग्जाम्स में सिंपल प्रश्न ही पूछे जाते हैं कि अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक है आपका सिगमंड फ्राइड। और ये प्रश्न आपके टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये एक सिंपल प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अगर आप सुपर टेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसको भी आपको डिटेल में जानना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स का जो स्तर है वो टफ होने वाला है। तो इसके अंतर्गत क्वेश्चंस कैसा भी बनाया जाए, आपको उस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंचना है, इसलिए आपको इसको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ना चाहिए कि सिद्धांत के अंतर्गत सिगमंड फ्राइड साहब ने कौन कौन सी मुख्य बातों पर विशेष रूप से बल दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि फ्राइड ने कहा कि मनुष्य में दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, यानी कि फ्राइड के अनुसार मनुष्य में दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मूल प्रवृत्ति के जो सिद्धांत है वो विलियम मैकडूगल के द्वारा दिए गए हैं और उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों पर बात की है जो हम आगे के सिद्धांत में पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपसे बताया गया कि फ्राइड ने मनुष्य में दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की बातें बताई हैं, या फिर उनके अनुसार दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां मनुष्य में पाई जाती है। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे बन सकता है कि फ्राइड के अनुसार कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती है, और उसमें ऑप्शन हो सकता है 2, 3, 4 या 14। तो ज्यादातर बच्चे क्या है कि अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो ज्यादातर मूल प्रवृत्ति की बात पे 14 के साथ जाते हैं क्योंकि मूल प्रवृत्ति जो 14 है उसको डिटेल में आपके विलियम मैकडूगल साहब ने बताए हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है फ्राइड की, और फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो है वो 2 प्रकार की बताई है कि उनके अनुसार मनुष्य में 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आपसे एग्जामिनर सीधे सीधे प्रश्न बनाकर पूछते हैं और आप समझ सकते हैं कि सुपर टेट का जो स्तर है वो किस प्रकार का इस बार होने वाला है। तो उसके हिसाब से आपको हर तरीके से तैयारी करनी है ताकि किसी भी तरीके से आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछे आप क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक ईजिली पहुंच पाए। तो इसके अंतर्गत आगे पॉइंट है स्टूडेंट्स कि जिनके माध्यम से व्यक्ति सही और गलत कार्यों की दिशा में अग्रसर होता है। देखिए फ्राइड के अनुसार उन्होंने बताया कि मनुष्य में 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है और इसी के माध्यम से व्यक्ति सही और गलत कार्यों की दिशा में आगे बढ़ता है, यानी कि अग्रसर होता है। तो इसके माध्यम से व्यक्ति यह विचार करते हैं कि कौन से कार्य सही हैं और कौन से कार्य गलत है, यानी कि अगर आप किसी भी कार्य को सही या गलत ठहराते हैं या उसको लेकर आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में और सही कार्य को आप फॉलो करते हैं और गलत कार्य को आप अवॉइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। और ऐसा मानना है फ्राइड साहब का। फ्राइड साहब का मानना है कि मनुष्य में 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है जिनके माध्यम से व्यक्ति सही और गलत कार्यों की दिशा में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को भी इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपके लिए स्टूडेंट्स की जो आपके सिगमंड फ्राइड साहब ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों पर बात की है, तो वो कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां हैं। तो इसके अंतर्गत पहला जो मूल प्रवृत्ति है वो आपका है जीवन मूल प्रवृत्ति, जिसे हम कहते हैं एरोस, यानी कि इंग्लिश में इसको कहा जाता है एरोस और हिंदी में इसको कहा जाता है जीवन मूल प्रवृत्ति। और ये एक प्रकार के निर्माणात्मक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, यानी कि इसमें अगर आप किसी भी चीज़ को बनाने की सोचते हैं, किसी भी चीज़ के निर्माण के बारे में सोचते हैं, अगर आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की, कुछ नए निर्माण करने की है, तो कहीं ना कहीं आप जो है सिगमंड
फ्राइड के जीवन मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। और जो व्यक्ति हमेशा कुछ जोड़ने की या कुछ बढ़ाने की, कुछ बनाने की सोचता है, वो हमेशा सही कार्य को करता है, यानी कि वो सही कार्य को ही फॉलो करता है। और जब वो सही कार्य को फॉलो करता है तो वो आगे सफल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि आप सब सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने जीवन में कुछ निर्माण करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, और इसके लिए आप लगातार सही कार्य कर रहे हैं, यानी कि लगातार अपने आप को हर कंडीशन से बचा रहे हैं और सही कार्य की तरफ आप अग्रसर है, हमेशा सही कार्य को फॉलो करते हैं, और इसी वजह से आप सफल होंगे। और जब आप सफल होंगे, जब आप सुपर टेट की जॉब को प्राप्त कर लेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, मैंने जीवन में कुछ बेहतर किया है। इसका मतलब आप जो है सिगमंड फ्राइड के जीवन मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आएंगे, ठीक। और इसी को ही इंग्लिश में कहा जाता है एरोस। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और सिगमंड फ्राइड के जीवन मूल प्रवृत्ति यानी कि एरोस को भी समझ पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टूडेंट्स सिगमंड फ्राइड की मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसे हम कहते हैं थनाटोस, यानी कि इंग्लिश में इसको कहा जाता है थनाटोस और इसे हिंदी में हम कहते हैं मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जैसे कि सिगमंड फ्राइड साहब ने बताया कि मनुष्य में दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है, तो एक तो है आपकी जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी आपकी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है स्टूडेंट्स, ये आपकी विनाशात्मक होती है, यानी कि इसमें विनाशात्मक प्रवृत्ति आपके दर्शाए जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति विनाशात्मक प्रवृत्ति, हमेशा कुछ ना कुछ अनहोनी या कुछ ना कुछ गलत कार्य करने की सोच जिनके अंदर होता है, जो हमेशा तोड़ने की बात करते हैं, या हमेशा जिनका माइंड सेट होता है कि किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति का नुकसान किया जाए, तो वो हमेशा क्या करता है, गलत कार्यों की तरफ उसका ध्यान होता है। और बार बार व्यक्ति जब गलत कार्यों को करता है तो हमेशा असफलता की ओर आगे बढ़ता है। यानी कि कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक में तो आपको जीवन मूल प्रवृत्ति देखने को मिलते हैं और दूसरे में मृत्यु मूल प्रवृत्ति देखने को मिलते हैं। जो जीवन मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं वो उनकी सोच हमेशा कुछ बनाने की, कुछ जोड़ने की, कुछ निर्माण करने की होती है, और इसके लिए वो लगातार सही कार्य करते हैं और अंत में वो सफलता तक पहुंचते हैं। लेकिन वहीं पर जो दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं, जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं, वो हमेशा विनाशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि हमेशा वो कुछ ना कुछ तोड़ने की बात करेंगे और हमेशा नुकसान की बात करेंगे, यानी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, खुद को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, लगातार गलत कार्यों को करते हैं और हमेशा वो गलत कार्यों को करते करते एक दिन असफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से सिगमंड फ्राइड ने जो है इस पर रिसर्च की और बातें बताई, और उनके अनुसार जो है मनुष्य में दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिल सकता है कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार मनुष्य में कितने प्रकार की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर आपसे सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से सिगमंड फ्राइड के अनुसार मनुष्य में जो मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती है वो कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जीवन मूल प्रवृत्ति भी हो सकते हैं, मृत्यु मूल प्रवृत्ति भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, और कोई तीसरा ऑप्शन भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपसे प्रश्न बनाकर पूछेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस सिद्धांत को भी इजीली समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं इस थ्योरी के। तो इस थ्योरी का जो लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स वो ये है कि सफलता जीवन की ओर ले जाता है तथा असफलता कुंठा से भरपूर मृत प्राणी के समान बना देती है। यानी कि देखिए, जो सक्सेस होता है, सफलता होता है, वो हमेशा आपको जीवन की ओर ले जाएगा, और जब आप असफल हो जाते हैं, यानी कि बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपके अंदर कुंठा उत्पन्न हो जाती है और आप फिर एक दिन ऐसा होता है कि आप एक मृत प्राणी के बराबर बन जाते हैं। यानी कि हमेशा आपकी सोच नेगेटिव होगी, हमेशा आप मतलब इरिटेट रहेंगे, कुंठा से भरपूर रहेंगे, आप सही चीज़ों में भी गलत को ढूंढेंगे, आपका माइंडसेट हमेशा गलत की तरफ जाएगा, क्योंकि आपने जीवन में असफलताएं प्राप्त की है। असफलताएं प्राप्त करने के पीछे आपके कार्य हैं, क्योंकि आपने कभी सही कार्य किए ही नहीं है, गलत कार्यों को ज़्यादा आपने महत्व दिया है, इसीलिए आज आप असफल है। तो इस प्रकार से मनुष्य में दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती है सिगमंड फ्राइड के अनुसार। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और सिगमंड फ्राइड के अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को भी इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सिद्धांत आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट सिद्धांत है आपका स्टूडेंट्स अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत। यानी कि अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत आपसे पूछा जा सकता है सिंपल सा प्रश्न कि अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया है या फिर इसके प्रतिपादक कौन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके प्रतिपादक कौन है, तो आप बताएंगे इसके प्रतिपादक आपके वोल्स एवं कॉफमैन हैं। वोल्स एवं कॉफमैन ने अभिप्रेरणा के प्रोत्साहन सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत क्या बनता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि वोल्स एवं कॉफमैन के अनुसार अभिप्रेरणा में दो प्रकार के प्रोत्साहन मिलते हैं। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि अभिप्रेरणा में कितने प्रकार के प्रोत्साहन मिलते हैं वोल्स एवं कॉफमैन के अनुसार। तो आपको बताना है कि दो प्रकार के प्रोत्साहन मिलते हैं, यानी कि वोल्स एवं कॉफमैन के अनुसार अभिप्रेरणा
कि दो प्रकार के प्रोत्साहन होते हैं। अब कौन कौन से वो दो प्रकार है उनको भी जानते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला प्रोत्साहन होता है स्टूडेंट्स, वो होता है सकारात्मक प्रोत्साहन, यानी कि सकारात्मक प्रोत्साहन यानी कि पॉजिटिव जो प्रोत्साहन होते हैं वो क्या होते हैं, तो पॉजिटिव प्रोत्साहन के अंतर्गत आते हैं जैसे आपके पुरस्कार, प्रशंसा, यानी कि इस प्रकार की गतिविधि। अगर आप किसी बच्चे को पुरस्कार देते हैं तो बच्चा क्या होता है, पॉजिटिवली मोटिवेटेड होता है, प्रोत्साहित होता है और उस कार्य को दोबारा करने की सोचता है या सोच विचार करता है, या अगर उस तरीके के कार्य के लिए आप दोबारा से बताते हैं तो नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से पुरस्कार या प्रशंसा के माध्यम से बच्चों में सकारात्मक प्रोत्साहन बढ़ते हैं, यानी कि ये एक तरीके से अभिप्रेरणा के पार्ट के अंतर्गत आते हैं कि अगर आप कभी भी बच्चों को मोटिवेटेड करें, अभिप्रेरित करें, तो उसके लिए हमेशा आपको सकारात्मक प्रोत्साहन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक प्रोत्साहन से क्या होता है कि बच्चा जो है मोटिवेटेड होगा और उस कार्य को दोबारा करने की कोशिश करेगा और ज़्यादा बेहतर ढंग से करने की कोशिश करेगा। ठीक, और जो दूसरे प्रकार के प्रोत्साहन होते हैं उसको हम कहते हैं नकारात्मक प्रोत्साहन, यानी कि नकारात्मक प्रोत्साहन क्या होते हैं, तो नकारात्मक प्रोत्साहन के अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे दंड हो गया या निंदा है। तो इस प्रकार के जो प्रोत्साहन होते हैं वो आपके नकारात्मक में आते हैं। नकारात्मक प्रोत्साहन का आप प्रयोग कब करते हैं, जब आप चाहते हैं कि बच्चे इस गतिविधि को दोबारा ना करें या इस प्रकार के अनुचित व्यवहार को दोबारा ना दोहराए, तो उसके लिए आप बच्चों को दंड या फिर आप उनकी निंदा करते हैं, ताकि वो बच्चा जो है नकारात्मक प्रोत्साहन उसे मिले और उसे ध्यान रहे कि आगे इस तरीके के कार्य को दोबारा नहीं करना है। तो इस तरीके से आपके वोल्स एवं कॉफमैन साहब ने प्रोत्साहन सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उन्होंने बताया कि अभिप्रेरणा में दो प्रकार के प्रोत्साहन मिलते हैं, एक होता है आपका सकारात्मक प्रोत्साहन और दूसरा होता है नकारात्मक प्रोत्साहन। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की प्रशंसा या पुरस्कार वांछनीय व्यवहार को मजबूत बनाते हुए हमें लक्ष्य की ओर ले जाता है। देखिए, अगर आप किसी बच्चे की प्रशंसा करते हैं या पुरस्कार देते हैं तो क्या करता है, वांछनीय व्यवहार, यानी कि वांछनीय व्यवहार का मतलब होता है स्टूडेंट्स उचित व्यवहार। तो अगर आप किसी बच्चे की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसको पुरस्कार देते हैं, तो वो उचित व्यवहार को मजबूत बनाते हैं, यानी कि उस उचित व्यवहार को, उस वांछनीय व्यवहार को मजबूत बनाता है। वो और ज़्यादा मेहनत करता है और ज़्यादा अभ्यास करता है और उसको मजबूत बनाने की कोशिश करता है, और इस तरीके से जब वो कार्य करता है तो हमेशा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से सकारात्मक प्रोत्साहन के ये फायदे होते हैं। और दूसरा जो नकारात्मक प्रोत्साहन है उसके अंतर्गत आते हैं जैसे दंड व निंदा, अवांछनीय व्यवहार को खत्म करते हैं। देखिए, अगर आप बच्चों को दंड या फिर बच्चों की निंदा करते हैं या दंड देते हैं तो वो क्या करते हैं, अवांछनीय व्यवहार, मतलब जो अनुचित व्यवहार होते हैं, जो नहीं करने चाहिए, उसको खत्म करते हैं। नहीं, कहने का मतलब ये है कि जो वोल्स एवं कॉफमैन ने अपने प्रोत्साहन सिद्धांत दिए हैं, इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि अभिप्रेरणा में दो प्रकार के प्रोत्साहन होते हैं, एक आपके होते हैं सकारात्मक और दूसरे होते हैं आपके नकारात्मक। सकारात्मक प्रोत्साहन आपको इसलिए देना चाहिए ताकि बच्चे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाए। ठीक, वो अंदर से खुशी खुशी वो मोटिवेटेड रहे, और जब आप खुश मन से कार्य को करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे और उससे आप अपने लक्ष्य की ओर ईजिली बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप दंड एवं निंदा का प्रयोग कब करते हैं, जब आप देखते हैं कि बच्चे अवांछनीय व्यवहार कर रहे हैं, यानी कि अनुचित व्यवहार कर रहे हैं, और इस व्यवहार को अगर आप खत्म करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि एक व्यवहार दोबारा बच्चे ना करें, तो उसके लिए आप बच्चों को दंड या फिर बच्चों की निंदा करते हैं। तो इस तरीके से वोल्स एवं कॉफमैन साहब ने प्रोत्साहन सिद्धांत को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं और इन सभी पॉइंटों को इजीली समझ पाए होंगे अभिप्रेरणा के प्रोत्साहन सिद्धांत के अंतर्गत। सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाएगा कि अभिप्रेरणा के प्रोत्साहन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आपको बताना है वोल्स एवं कॉफमैन। ये पूछा जा सकता है कि प्रोत्साहन सिद्धांत में कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं, एक सकारात्मक होते हैं, दूसरे नकारात्मक। ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से सकारात्मक प्रोत्साहन नहीं है। ऑप्शन देंगे आपके पुरस्कार, प्रशंसा, तारीफ, और चौथा ऑप्शन होगा दंड। तो इस तरीके से आपको इन सभी बातों को ध्यान रखना है ताकि किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछे, आप प्रश्न के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी पॉइंटों को इजीली जान पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सिद्धांत आपके लिए क्या कहता है। नेक्स्ट सिद्धांत आपका है स्टूडेंट्स अभिप्रेरणा का त्रिमार्ग का सिद्धांत, या फिर हम इसको कहते हैं अभिप्रेरणा की आवश्यकता संप्राप्ति का सिद्धांत। यानी कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है अभिप्रेरणा का त्रिमार्ग का सिद्धांत। ठीक, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है अभिप्रेरणा का आवश्यकता संप्राप्ति का सिद्धांत। तो कैसे भी नाम से आपसे पूछे जाएं, आपको बताना है कि इसके जो प्रतिपादक है वो है आपके मैक क्लेलैंड, यानी कि मैक क्लेलैंड ने अभिप्रेरणा के त्रिमार्ग सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, या मैक क्लेलैंड ने अभिप्रेरणा के आवश्यकता संप्राप्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किए हैं। इसी सिद्धांत की ये दो नाम है। क्यों ये दोनों नाम है इसको भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टूडेंट्स
मैकक्लेलैंड के अनुसार अभिप्रेरणा में 3 प्रकार की मांगे होती है, यानी कि जो मैकक्लेलैंड साहब है, इन्होंने जो अभिप्रेरणा के त्रिमार्ग सिद्धांत दिए हैं, तो इसमें उन्होंने बताया कि उनके अनुसार अभिप्रेरणा में 3 प्रकार की मांगे होती है। यानी कि आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि मैकक्लेलैंड के अनुसार अभिप्रेरणा में कितनी प्रकार की मांगे होती हैं, 2, 3, 4 या 5? तो आपको जाना है 3 प्रकार के साथ। ठीक, अब जो 3 प्रकार की मांगे होती हैं वो कौन कौन सी मांगे हैं उनको भी जानते हैं। तो इसके अंतर्गत स्टूडेंट जो पहली मांग है वो है आपकी संप्राप्ति की मांग, यानी कि संप्राप्ति मांग के अंतर्गत आपके धन, पैसा, जमीन, जायदाद, यानी कि अगर आप धन कमाना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप जमीन लेना चाहते हैं या आप जायदाद खरीदना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपके किसके अंतर्गत आते हैं? संप्राप्ति, यानी कि इन सभी चीज़ों को आप प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा मानते हैं आपके मैकक्लेलैंड साहब। दूसरी जो मांग होती है स्टूडेंट्स वो होती है आपकी सत्ता मांग, यानी सत्ता मांग का मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए राजनेता। तो राजनेता जो होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि आपके विधायक, एमएलए, एमपी होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सत्ता के लालची होते हैं, ये सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। ये हर कंडीशंस में किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद देकर भी किसी भी तरीके से अपनी सत्ता में आना चाहते हैं, और इसीलिए इनको कहा जाता है, एक तरीके की लोभ होती है, एक लालच होती है कि आप सत्ता के भूखे हैं, क्योंकि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको वो कार्य करना चाहिए, ना कि आपको पद की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि पद में तो आप कभी भी किसी से बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आपके ऊपर कोई ना कोई अवश्य होगा। ठीक, और भगवान ने भी आपको कहीं ना कहीं छोटा ही बनाया है, क्योंकि आपके माता पिता आपसे बड़े हैं, आपके जो बड़े भाई बहन हैं वो आपसे बड़े हैं, तो आप बड़े कैसे हो सकते हैं? और इसीलिए बताया भी जाता है कि हमेशा इंसान को छोटा बनकर रहना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप छोटा बनकर रहेंगे उतने ही फायदे में रहेंगे, और यही जीवन है, यही जीवन का मूल मंत्र भी है। लेकिन जो आपके मैकक्लेलैंड साहब है वो मानते हैं कि जो अभिप्रेरणा है उसमें 3 प्रकार की मांगे होती है। एक होती है सबसे पहली, ज़्यादातर मांगे जो है वो संप्राप्ति की मांग, यानी कि हर चीज़ को वो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, और दूसरा होता है सत्ता की मांग, यानी कि वो सत्ता को हड़पना चाहता है, सत्ता की मांग करते हैं, तो ऐसे करने वाले होते हैं आपके राजनेता। और तीसरे होते हैं संबंध मांग, यानी कि संबंधों की मांग करने वाले होते हैं, जो रिश्तों की मांग करते हैं या फिर रिश्तों को महत्व देते हैं, यानी कि जो रिलेशनशिप की मांग करते हैं या रिलेशनशिप को महत्व देते हैं। ये वो व्यक्ति होते हैं जो जहां कहीं पर भी जाते हैं अपने रिलेशंस को बनाते हैं, मतलब दूसरों के साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, अच्छे तालमेल बनाते हैं, किसी के साथ भी लड़ाई झगड़े करने की सोच नहीं रखते, हर किसी के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने की सोच होती है। तो इस प्रकार की यदि आपकी मांग है तो आप कहीं ना कहीं मैकक्लेलैंड के अनुसार संबंध मांग के अंतर्गत आते हैं, और यदि आपके अंदर किसी सत्ता को पाने की लालसा है तो आप सत्ता मांग के अंतर्गत आते हैं, और यदि आप सिर्फ जीवन में धन, पैसा, जमीन, जायदाद इन सब चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आपके अंदर संप्राप्ति की मांगे हैं। तो इस तरीके से आपके मैकक्लेलैंड साहब ने अभिप्रेरणा की जो त्रिमार्ग या आवश्यकता संप्राप्ति का सिद्धांत दिया है उसके अनुसार बताया उन्होंने कि इसमें 3 प्रकार की मांगे होती है, एक संप्राप्ति की मांग, दूसरा सत्ता मांग और तीसरा संबंध मांग। इसलिए इसको बताया गया है कि अभिप्रेरणा का त्रिमार्ग का सिद्धांत, या फिर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है 90% लोग जो है वो संप्राप्ति की मांग के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि राजनेता आपको पता है हर कोई नहीं बन सकता, और रिलेशनशिप को हर कोई महत्व नहीं देता। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो वास्तव में ज्ञान लेते हैं, वही संबंध को समझते हैं और रिलेशनशिप को खराब करने की नहीं, बेहतर बनाने की सोचते हैं। हर किसी के साथ मेलजोल बनाकर, तालमेल बनाकर आगे बढ़ने की सोच होती है, और ऐसे लोग भी आपको दुनिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं, यानी कि लगभग 5% ही लोग होंगे जो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादातर लोग जो है संप्राप्ति की मांग पर ही टिके हुए होते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ धन, पैसा, जमीन, जायदाद को महत्व देते हैं, ज़्यादातर लोग इसको पाना चाहते हैं। तो इसीलिए इस सिद्धांत को आवश्यकता संप्राप्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम अभिप्रेरणा का आवश्यकता संप्राप्ति का सिद्धांत भी पड़ा है, जिसके प्रतिपादक आपके मैकक्लेलैंड है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं और मैकक्लेलैंड के अभिप्रेरणा के त्रिमार्ग या फिर आवश्यकता संप्राप्ति के सिद्धांत को भी इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इस थ्योरी का स्टूडेंट्स ये है कि प्रत्येक मनुष्य 3 प्रकार की मांगों या प्रेरकों से प्रेरित होता है, यानी कि प्रत्येक मनुष्य, हर एक व्यक्ति जो है वो 3 प्रकार की मांगों से, यानी कि 3 प्रकार की मांग कह लीजिए या फिर प्रेरक कह लीजिए, जिनसे वो प्रेरित होता है, और वह या तो इन तीनों में से किसी एक से प्रेरित होगा अथवा इन तीनों से प्रेरित होगा। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति होगा इस दुनिया में वो 3 प्रकार की
मांगों से या प्रेरकों से प्रेरित होते हैं, या तो वो तीनों से ही प्रेरित होगा या तीनों में से किसी एक से प्रेरित होगा, इनके अलावा वो व्यक्ति प्रेरित नहीं हो सकता, ऐसा मानना है आपके मैकक्लेलैंड के अनुसार। तो इसीलिए आपसे सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि अभिप्रेरणा का त्रैमार्ग सिद्धांत किसने दिए हैं, तो आप बताएंगे मैकक्लेलैंड। या अभिप्रेरणा का आवश्यकता संप्राप्ति का सिद्धांत किसने दिए, तो भी आप बताएंगे मैकक्लेलैंड। मैंने आपको रीजन बताया क्यों इसको त्रैमार्ग सिद्धांत कहते हैं, क्यों इसको आवश्यकता संप्राप्ति का सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि मैकक्लेलैंड ने अभिप्रेरणा के कितनी मांगे बताई हैं, तो ऑप्शन में 3 है, तो आप 3 के साथ जाएंगे। ये भी प्रश्न बन सकता है कि मैकक्लेलैंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की मांग नहीं है, और उन तीनों ऑप्शन में आपको संप्राप्ति मांग, सत्ता मांग और संबंध मांग देखने को मिलेगा। एक चौथा ऑप्शन होगा जो एग्जामिनर अपनी तरफ से बनाएगा और उस ऑप्शन तक आपको पहुंचना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप तभी कर पाएंगे जब आप इसको डिटेल में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं। अभी तक जितनी भी बातें मैंने आपके साथ शेयर की है, अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, अभिप्रेरणा के प्रोत्साहन सिद्धांत और अभिप्रेरणा के त्रिमार्ग या आवश्यकता संप्राप्ति के सिद्धांत, उन तीनों को इजीली क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट और कुछ सिद्धांतों के साथ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।